ग्लासडोर और जिप रिक्रूटर्स के मुताबिक यूएस में 2024 में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जो माहाना औसतन तनख्वाह थी वो $5,000 से $14,000 के दरमियान थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारे पॉडकास्ट का उन्वान है, टाइटल है द क्रिएटिव कोड, अंडरस्टैंडिंग जेनरेटिव एआई फ्रॉम स्क्रैच। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिएटिव कोड क्या है और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जनरेटिव एआई को फ्रॉम स्क्रैच, बुनियादी सतह से, तो ये किस्त आपके लिए है। और मैं आज एक मेहमान, एक हस्ती का तारुफ करवाने जा रहा हूं जो कि एआई के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और उनका इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राव अदील नवाब साहब। इन्होंने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड बरतानिया से की और अपने काबिलियत का लोहा मनवाया। तो हम इनकी तरफ चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ब्रीफली अपना जो इंट्रोडक्शन है अगर हमारी ऑडियंस को करवा दें तो हमारे लिए आसानी होगी कि आपके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। आपका सिलसिला तो बहुत लंबा है, लेकिन हम चाहेंगे कि ब्रीफली हमें बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मेरा बीएस कंप्यूटर साइंस 2001 से 2005 है और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट विद अ रिकॉर्ड सीजीपीए ऑफ 3.86। और मुझे उस वक्त गवर्नर खालिद मकबूल साहब ने गोल्ड मेडल के साथ 20,000 रुपये कैश प्राइज़ भी दिया था। और जो मेरा एमफिल है वो यूटी लाहौर से है और 2006 से 2008। और उस वक्त जो मेरी रिसर्च थी वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस थी, रूल बेस्ड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। अल्लाह के फ़ज़ल से, वालिदैन की दुआ से मुझे 3 पीएचडी के स्कॉलरशिप मिले, एक जर्मनी के लिए और 2 इंग्लैंड के लिए। और 2009 में आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंग्लैंड और अल्लाह ने करम किया, मेरी पीएचडी 2 साल के 11 माह के रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हो गई। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया और हमने 14 फरवरी 2014 को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का रिसर्च ग्रुप शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 पीएचडी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, 42 एमफिल पास आउट हो चुके हैं। मेरी 37 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पब्लिकेशंस हैं जो प्रेस्टीजियस एआई रिसर्च पब्लिश करते हैं, जर्नल्स उनमें पब्लिश हुई हैं। 21 कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप के पेपर्स हैं। इसके साथ साथ मेरी 3 बुक्स हैं जो पढ़ाई भी जाती हैं पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। उनमें मशीन लर्निंग है, रिसर्च मेथडोलॉजी इन आईटी है और इंट्रोडक्शन टू पाइथन है। इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्री को भी काम करता हूँ उनके एआई प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए और उनको कंसल्टेंसी देने के लिए कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैसे जो है वो बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तकरीबन 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं उनको सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स देता हूँ कि वो आज की डिजिटल एज में एक अच्छी बैलेंस लाइफ कैसे गुजार सकते हैं और अपनी जो रिलेशनशिप है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ उसको कैसे हेल्थियर रख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एकेडेमिया और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को कैरियर एडवाइस भी देता हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। सर, कोई एडवाइस देना चाहेंगे, एक खूबसूरत एडवाइस जो हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस जो है वो उन तक वो मैसेज जाए? हाँ, मैं हमेशा एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सेमिनार्स और टॉक्स में कि हम अपने एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप करें मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। तो मैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने चेहरे पे स्माइल लिखा करें और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस के लिए, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, अब हम अगर आप इजाज़त देते हैं तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल हुई है, द क्रिएटिव कोड। ये कोड क्या है और फिर क्रिएटिव कोड क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली जब हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स बनाते थे तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम या कोड हुआ करता था।
लेकिन उस कोड के अंदर ये होता था कि वो डेटा को एनालाइज कर सकता है और कुछ रूटीन के टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये जो जनरेटिव एआई आई है ये भी बेसिकली कोड ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसके अंदर ये सलाहियत है कि आप इसको यूज़ करते हुए नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसी वजह से इसको क्रिएटिव कोड कहा जाता है। ज़बरदस्त। तो सर ये इसका अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये टॉपिक का क्या मतलब, स्क्रैच की बुनियादी सतह से कैसे जनरेटिव एआई सीख सकते हैं? तो एक दो चीज़ें बताएंगे जो आप आगे हमें डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ऑडियंस को, कि स्क्रैच का वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, और हमें किस तरह जनरेटिव एआई की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्क्रैच से। स्क्रैच कहाँ है? जी, अगेन एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। सो वाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ। तो हमारे पास जो भी नॉन एआई सिस्टम है या एआई सिस्टम है, इनको हम फंडामेंटली इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नीड पूरा करना चाहते हैं। चाहे आप गूगल से किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, या आप चैट जीपीटी से कोई एडवाइस ले रहे हैं, या आप किसी एआई टूल को यूज़ करते हुए एक इमेज जनरेट करवा रहे हैं। इन सारे टास्क में एआई हमें हेल्प कर रही है कि हम इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। सर ये एक बहुत ज़बरदस्त बात की है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या है आम ऑडियंस के लिए बता दें, और उसकी नीड और कोई अगर मिसाल दे के समझा दें तो ये ज़रा आसानी होगी हमारी ऑडियंस के लिए। जी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन नीड कहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट या ख्वाहिश को कि हम कोई स्पेसिफिक नॉलेज या जवाब जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सवाल या टास्क के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी 4o क्या है। तो अगर मैं ये सवाल लिखता हूँ व्हाट इज़ चैट जीपीटी 4o, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन नीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक इमेज जनरेट करवाना चाहता हूँ जिसमें एक रोबोट जो हैं वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो ये एक टास्क है और ये भी मेरी इंफॉर्मेशन नीड है। एंड फाइनली लेट्स टेक अनदर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास मेरी डिटेल सीवी है और मैं उसे समराइज़ करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे ब्रीफ समरी मिल जाए। तो ये समराइजेशन की जो टास्क है ये भी मेरी इंफॉर्मेशन नीड है। सो टू समराइज़, जो आपकी इंफॉर्मेशन नीड है वो या तो कोई सवाल होता है या आमतौर पे कोई टास्क होती है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर एक टर्मिनोलॉजी और मेरे जहन में आ रही है, LLM, लार्ज लर्निंग मॉडल्स या वसी लसानी नमूने, उर्दू में वसी लसानी मॉडल्स, ये क्या है सर? और इसको बाकी सर्च इंजन के साथ, इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी है कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सर्च इंजन्स क्या हैं, क्योंकि जो सर्च इंजन हैं वो सबसे पहले यूज़ हुए और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, जैसे कि गूगल है, बिंग है, तो ये पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी इनपुट और आउटपुट को ज़रूर समझें, उससे पूरे कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है। तो अगर मैं इनपुट और आउटपुट के फॉर्मेट में समराइज़ करूं, तो जो सर्च इंजन की इनपुट है वो एक क्यूरी या सवाल होता है जो आमतौर पे कीवर्ड या फ्रेज़ पर मुश्तमिल होता है, और जो सर्च इंजन की आउटपुट है वो एक रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस होता है। अब जो गूगल का एल्गोरिदम है वो ये रैंकिंग कैसे करता है, वो जो आपका सवाल या क्यूरी है वो उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ या वेब पेजेस के साथ मैच करता है, और जो डॉक्यूमेंट या वेब पेजेस जितना ज़्यादा क्यूरी से सिमिलर होते हैं वो रैंकिंग में टॉप के ऊपर आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम समराइज़ करें तो जो हमारे सर्च इंजन्स होते हैं वो रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं। ये एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं और रैंक करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें अपने जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि जो हमारे सर्च इंजन्स हैं वो कोई भी नई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करते। अच्छा। ये सिंपली इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज में से और उन्हें रैंक करके हमें प्रेजेंट कर देते हैं। यानी गूगल की बात कर रहे हैं, वो जस्ट हमें वो बता देता है कि आर्टिकल्स उसके क्या हैं। अगर चैट जीपीटी 4 का पूछना हो तो उसे आर्टिकल्स और मुख्तलिफ किस्म की उसकी चीज़ें बता देगा। लेकिन अगर हमने उससे ये कहें कि ये चैट जीपीटी 4 जो है उसके मतलब बताएं, तो वो कोई इस तरह का बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है?
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल से सवाल पूछते हैं ChatGPT-4, तो जो गूगल आपको जवाब देता है वो एक लिस्ट ऑफ सोर्सेज है। अब उस सोर्सेज में न्यूज़ आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, उसमें जो है रिसर्च पेपर्स भी हो सकते हैं, उसमें वीडियोस भी हो सकती हैं। तो बेसिकली उसने जो अपना कंटेंट है उसको एक लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर दे दिया है, और उसको उसने रैंक कर दिया है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी विद द क्यूरी। जबरदस्त सर। ये ChatGPT 3.5 कई लोग बच्चे हम वही यूज़ कर रहे हैं, फ्री होता है, और ChatGPT 4.0 इसमें क्या डिफरेंस है? और ये ChatGPT, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था GPT चैट ये नाम कैसे जो है क्वाइन हुआ, इसके मतलब कुछ अगर बताना चाहें तो सर हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। बेसिकली जो ChatGPT 4 है वो एडवांस्ड AI कन्वर्सेशनल मॉडल है ओपन AI का, और ये डेवलप किया गया है जो 4th जनरेशन आर्किटेक्चर है उसके ऊपर, इसलिए इसे GPT-4 कहा जाता है। और जो GPT है इट स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। तो बेसिकली ये पूरी एक सीरीज़ है ट्रांसफॉर्मर्स की, और जो सबसे लेटेस्ट मॉडल ओपन AI की तरफ से है और जो सबसे एक्यूरेट है वो ChatGPT-4 है। इसमें आगे और भी इसकी वेरिएशंस हैं, ChatGPT-4o, ChatGPT-o1, और अभी कल ही लॉन्च हुआ है, मैंने देखा है, ChatGPT-o3 मिनी, और इस तरह से और भी बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल्स मौजूद हैं। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। अब आप सर ये बताएं कि किस तरीके से हम जो है ना ट्रेडिशनल, अब ये थोड़ी सी आगे कि ट्रेडिशनल क्लासिकल जो आप कह लें कि मॉडल्स थे AI के, और अब जो जदीद किया आपने, तो थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है ट्रेडिशनल जनरेटिव AI में और अब जो लेटेस्ट आपके जो अभी आपने कुछ एग्जांपल दी, तो ये जो आपकी नया जो आप कह लें कि प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि क्या फ्यूचर में होने जा रहा है, वो जो हम नहीं देख सकते, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए? मैं अगर इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूं टू बिल्ड अ गुड स्टोरी, कि सर्च इंजन्स जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ रैंकिंग सिस्टम थे, जो एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हुआ वो हुआ नवंबर 2022 में, जब ओपन AI का ChatGPT का पहला मॉडल पॉपुलर हुआ, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहते हैं। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसके अंदर दो बड़ी सलाहियतें हैं, एक ये कि ये नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और दूसरा ये नेचुरल लैंग्वेज जनरेट भी कर सकता है। नेचुरल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसको यूज़ करते हुए इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप एक सवाल जो आपने गूगल को दिया था वही सवाल आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दें, तो दोनों का जो आंसर है वो डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसकी जो इनपुट है वो एक प्रॉम्प्ट होता है जो आम तौर पे नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट पर मुश्तमिल होता है, और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की आउटपुट है हम उसे रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये वो टेक्स्ट है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने जनरेट किया है बेस्ड ऑन द इनपुट। उसी एग्जांपल को लेते हैं जो हमने सर्च इंजन में ली थी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ChatGPT-4 क्या है। तो अगर मैं यही सवाल लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल मुझे इसका एक डिटेल्ड आंसर देगा, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिटर्न करेगा, बजाय इसके कि वो मुझे लिस्ट ऑफ सोर्सेज रिटर्न करे। और ये जो इसने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये डिटेल्ड आंसर दी है, ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट होता है और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है सर्च इंजन्स के अंदर और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। अब अगर हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ें तो हमारे पास जनरेटिव AI मॉडल्स आते हैं। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं अगर हम उनको समराइज़ करें तो ये टेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स हैं। ये टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी करते हैं और नया टेक्स्ट जनरेट भी करते हैं। मिसाल के तौर पे सर क्या टेक्स्ट में क्या, अब जैसे क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं एक हमारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल को कि टेक्स्ट कैसे जनरेट किया और थोड़ा कैसे फंक्शन करता है ये? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ व्हाट इज़ ChatGPT-4, और ये मैंने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया। आप कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेमिनी 1.5 फ्लैश है, आप ChatGPT-4o को यूज़ कर सकते हैं, आप कोपायलट को यूज़ कर सकते हैं, आप DeepSeek को यूज़ कर सकते हैं। आपने ये प्रॉम्प्ट लिखा व्हाट इज़ ChatGPT-4 और आपने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया। अब जो ये रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा
वो एक्चुअली इसने नया टेक्स्ट जनरेट किया है, और ये जो नया टेक्स्ट जनरेट करता है ये बेस्ड ऑन इट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है। इसके पास जितनी हाई क्वालिटी की और एक्यूरेट नॉलेज होगी वो रिस्पॉन्स भी उतना हाई क्वालिटी का होगा और एक्यूरेट होगा। तो एक पॉसिबल रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ChatGPT-4 is an advanced AI conversational model by OpenAI, and it is based on the 4th generation of GPT. So this could be a possible response. ज़बरदस्त सर, इसका मतलब है एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। अच्छा सर, ये एक जगह मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एटम बम की इजाद के बाद कहते हैं कि जो एक नया इनकलाब बर्पा किया ना, तो वो एआई ने किया है, कि जो इसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हो रही है ना, जो आप कह रहे हैं शॉकिंग न्यूज़ भी आ रही हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहते हैं कि दुनिया बदल के रख देगा। तो सर ये इसके फ़ायदे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसके फ़ायदे, इसकी खामियाँ वो भी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो इसके कुछ फ़ायदे बताना चाहेंगे और इसके बाद कुछ खामियां, तो ज़रा आसानी हो जाएगी किन चीज़ों का हमें इसको पॉजिटिव इस्तेमाल भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मोबाइल भी आया था, उसका पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। अब आप बताएंगे सर इसका क्या 3 फ़ायदे क्या हैं, अगर 3 हमें बता दें, या और 3 नुकसानात क्या हैं इसके। आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं हम्बली इस सवाल से पहले एक पॉइंट और रिस्पेक्टेड ऑडियंस को क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने मुद्दबान अर्ज़ की कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और नया टेक्स्ट जनरेट करते हैं, लेकिन जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं उन्होंने एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू किया है कि हम कंटेंट को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और कंटेंट को जनरेट भी करवा सकते हैं। यहाँ कंटेंट से मेरी मुराद है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और भी जो दूसरी फॉर्म्स हैं डेटा की। ना सिर्फ ये कि ये कंटेंट को अंडरस्टैंड करता है, बल्कि ये मल्टी मॉडल कंटेंट को भी अंडरस्टैंड करता है। वो क्या है कि आप जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हैं वो कंबाइन करके इसे इनपुट के तौर पे दें। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट और इमेज को कंबाइन कर दें और आप उसे कंबाइन करके अपने जनरेटिव एआई मॉडल को दें, तो इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये साइमल्टेनियसली टेक्स्ट और इमेज के डेटा को प्रोसेस कर सकता है और आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट को जनरेट कर सकता है। मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हाँ जी, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल इसकी अर्ज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है जिस पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं मल्टी मॉडल अप्रोच को यूज़ करते हुए ये चाहता हूँ कि इस इमेज में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो अब जो मेरा जनरेटिव एआई मॉडल है उसको 2 तरह का डेटा इनपुट के तौर पे जाएगा। नंबर 1 वो इमेज, और नंबर 2 मेरा प्रॉम्प्ट जो कि नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट है। और उस प्रॉम्प्ट में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा अपने जनरेटिव एआई मॉडल को कि ये जो इमेज है इसमें से मुझे सारा का सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर दें। तो अब ये जो मेरी टेक्स्ट की इनपुट है और इमेज की इनपुट है ये कंबाइन होकर जनरेटिव एआई मॉडल के पास जाएगी, वो इसे साइमल्टेनियसली प्रोसेस करेगा और इमेज में जितना भी टेक्स्ट है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। सो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करता जाऊँ, वो ये है कि ना सिर्फ हम नया कंटेंट जनरेट कर सकते हैं बल्कि हम नए आइडियाज़ भी जनरेट करवा सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ मैं कह रहा हूँ चीज़ें हैं और ये बाकी किसी मैजिक से कम नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इसका सही इस्तेमाल हमें क्या फ़ायदे, इसका सही इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, और इसका अगर कुछ खामियां तो वो भी बता दें, क्योंकि कुछ बता रहे थे एथिकल इश्यूज़ भी आएंगे, प्राइवेसी के इश्यूज़ भी आएंगे, इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा आपकी ज़्यादा हुआ करेगी, आपके ख्यालात, नज़रियात, एहसासात, उसके ऊपर भी सर्वेलेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप थोड़ा सा हमें बताना चाहें, आप तो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए, एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हमें उसकी मेन स्ट्रेंथ्स और मेन लिमिटेशंस का पता हो। तो मैं हम्बली अपनी रिस्पेक्टेड ऑडियंस के सामने 3 जो बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं जनरेटिव एआई की और जो 3 बड़ी लिमिटेशंस हैं वो प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। जनरेटिव एआई की जो 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं उसमें नंबर 1 कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनलाइजेशन, नंबर 2 एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम कंटेंट क्रिएशन और पर्सनलाइजेशन की बात करें तो जनरेटिव एआई के अंदर ये सलाहियत है कि आप एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट किस्म का ह्यूमन लाइक हाई क्वालिटी कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। और
इसको साथ साथ आप एक बड़े स्केल के ऊपर पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड कॉपी राइटिंग एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, और अगर मुझे ये कहा जाए कि मैंने हर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए एक डिफरेंट एड कॉपी राइट करनी है, तो ये एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है। लेकिन हम जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए ये कर सकते हैं कि हम हर इंडिविजुअल यूज़र के बिहेवियर को देखते हुए उसके लिए एक यूनिक एड कॉपी राइट कर सकते हैं। अगर हम इसकी दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ को डिस्कस करें जो कि एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसमें बहुत सारी जो टास्क हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और रेपिटेटिव होती हैं, और जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम और एफर्ट और रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो जनरेटिव एआई है वो स्केलेबल है, और एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो वर्ल्ड वाइड जनरेटिव एआई के बारे में है वो ये है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो नॉलेज और इनोवेशन को एक्सेसिबल बना देगी हर एक के लिए। ज़बरदस्त। और अगर मैं इसकी तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ की बात करूं, विच इज़ अमेजिंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। जनरेटिव एआई के अंदर ये सलाहियत है कि आप इसको यूज़ करते हुए जो अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नई डेवलपमेंट या नई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें भी जनरेटिव एआई आपको हेल्प कर सकती है। मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूँगा क्योंकि जो हमारी पॉडकास्ट है उसका फोकस भी द क्रिएटिव कोड है, और इसकी क्रिएटिविटी जो है इट इज़ डूइंग वंडरफुल थिंग्स। जो सबसे पहली क्रिएटिविटी है एआई की वो है कि एआई इज़ एन इन्हेंसर, जिसे हम कम्बिनेशनल क्रिएटिविटी कहते हैं। एआई के अंदर ये सलाहियत है कि ये एग्जिस्टिंग नॉलेज को बहुत ही नए तरीक़ों से कंबाइन करके नए आइडियाज़ जनरेट कर सकती है। That's great. और जो वो नए आइडियाज़ हैं वो हो सकता है कि एक ह्यूमन के सामने ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिस्टोरिकल डेटा, ट्रेंडिंग सोशल मीडिया टेक्निक्स और बिहेवियरल साइकोलॉजी को कंबाइन करें तो हम एआई की मदद से नई और यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो एआई है इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्लोरर, जिसे हम एक्सप्लोरेटरी क्रिएटिविटी कहते हैं। एआई के अंदर ये सलाहियत है कि ये मैसिव डेटा सेट्स, पैटर्न्स और पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज कर सकती है जो कि बियॉन्ड है एक ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ से, और हम ये जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ पैटर्न्स हैं इनको एनालाइज करके नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग डिस्कवरी, हम ड्रग डिस्कवरी के अंदर जो बिलियंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको एफिशिएंटली एनालाइज करके नए ड्रग्स प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जनरेटिव एआई की क्रिएटिविटी है वो लिमिटेड है उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर, जिस डेटा के ऊपर उसे ट्रेन किया गया है, और इसके पास अभी ह्यूमन की तरह ओरिजिनल थॉट्स नहीं हैं। अगर एआई कोलैबोरेट करे ह्यूमन के साथ तो अब जो इसकी क्रिएटिविटी है वो ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिविटी हो सकती है। और ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि इंटायरली न्यू पैराडाइम्स आप थिंकिंग के अंदर शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तो जो एआई है हम फर्स्ट स्टेप में उससे हेल्प ले सकते हैं कि जो उसके पास मैसिव डेटा सेट्स और पैटर्न्स हैं वो अपनी कम्बिनेशनल क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेटरी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए हमें नए आइडियाज़ दे, और जो ह्यूमन है वो अपने विजन की बेस पे उन आइडियाज़ को रिफाइन करे और एक ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिविटी पैदा करे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो दुनिया की इकॉनमी है उसके अंदर एक बड़ी चेंज आ रही है, और फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि एआईप्रेन्योर्स ये जो दुनिया की टेक इकॉनमी है उसको लीड करेंगे। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, ये जो नए पैराडाइम्स आ रहे हैं, इसकी जो बैकबोन है वो जनरेटिव एआई है।
सो आई होप कि इस डिटेल डिस्कशन से हमें इसकी स्ट्रेंथ्स बहुत अच्छे तौर पे क्लियर हो गई होंगी। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त सर, आपने जो स्ट्रेंथ्स बता दी हैं इसके बिल्कुल उन्होंने ठीक है कि आप बीमारियों की, क्योंकि हमारे जो मेडिकल के अंदर भी बहुत बड़ी जो है, इसके मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बीमारियों की तशखीस अच्छे तरीके से हो सकेगी, डायग्नोस कर सकेंगे और सस्ती दवाइयाँ भी प्रोड्यूस कर सकेंगे। जो उसके वो बहुत देर लगती थी ना कुछ चीज़ डिस्कवर करने के लिए, सो सर ने बताया एक्सप्लोर कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हम थोड़ा सा इसकी डार्क साइड कह लें या इसकी खामियों की तरफ जाते हैं, क्योंकि अंधेरा है तो वहाँ पे उजाला भी है, तो उजाला तो अंधेरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, तो हमें बुराई का जो है ना वो उसका सामना भी करना है, फेस करना है। तो सर उसका हमें बताएंगे कि बुराइयाँ क्या हैं या इसमें खामियाँ क्या हैं, लिमिटेशन क्या हैं और उसको फिर ओवरकम भी कैसे किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। जनरेटिव एआई की 3 बड़ी लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 एथिकल कंसर्न्स एंड मिसयूज़, नंबर 2 डिपेंडेंस ऑन क्वालिटी डेटा एंड नंबर 3 रिसोर्स इंटेंसिवनेस। मैं बारी बारी इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा। पहले हम बात करते हैं एथिकल कंसर्न्स एंड मिसयूज़ की। ये जो जनरेटिव एआई की सलाहियत है कि ये रियलिस्टिक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा को जनरेट कर सकती है, इसको मिसयूज़ किया जा सकता है प्लेजरिज्म के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, डीप फेक के लिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या जनरेटिव एआई मॉडल्स हम यूज़ करते हैं, ये आम तौर पे इंटरनेट के डेटा पर ट्रेन किए जाते हैं। और उसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इंटरनेट का डेटा है वो क्रेडिबिलिटी के लिए वेट नहीं किया जाता। और अगर जो इंटरनेट का डेटा है इसमें बाइसनेस है, तो ये बाइसनेस और जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है ये हमारे LLM या जनरेटिव एआई मॉडल में भी आ जाएगी। और जब वो हमारे किसी सवाल का जवाब देगा तो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट ना हो और हो सकता है कि उसके अंदर बाइसनेस हो। और इंटरनेट के डेटा के साथ जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो कॉपीराइट्स का है, क्योंकि जो बहुत सारा कंटेंट है वो कॉपीराइटेड है। और अगर मॉडल को ट्रेन करते हुए वो कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ हुआ है तो हो सकता है कि जब वो हमारे सवाल का कोई जवाब दे तो वो जो जवाब है वो बहुत ज़्यादा मैच कर जाए कॉपीराइटेड कंटेंट से, और उससे कॉपी इन्फ्रिंजमेंट का जो इशू है वो रेज हो जाएगा। तो ये एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम इस चीज़ के ऊपर तो कोशिश कर रहे हैं कि हमें नए एआई टूल बनाने चाहिए और हमें नए एआई टूल सीखने चाहिए, लेकिन इस पे एफर्ट कम हो रही है कि हमें ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए जिसमें ये अवेयरनेस दी जाए कि एआई को एथिकली कैसे यूज़ करना है। तो मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अपनी जो एफ़र्ट और टाइम है वो इस चीज़ पर भी लगाएं कि हम एआई के एथिकल यूजेज को सीख सकें। जो दूसरी बड़ी लिमिटेशंस है जनरेटिव एआई की वो ये है कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी डेटा। अगर आप एक ऐसा LLM या जनरेटिव एआई मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं जिसका रिस्पॉन्स रेलेवेंट हो और एक्यूरेट हो, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नंबर 1 मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, नंबर 2 हाई क्वालिटी डेटा एंड नंबर 3 डाइवर्स डेटा। अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डेटा को कलेक्ट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल टास्क है। ठीक है, इधर PhD के स्टूडेंट को नहीं मिलता डाटा सही तरीके से। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है अच्छे LLM और जनरेटिव एआई मॉडल डेवलप करने के लिए। और जो तीसरी इसकी बड़ी लिमिटेशन है वो है रिसोर्स इंटेंसिवनेस। अगर आपने एक LLM या जनरेटिव एआई मॉडल ट्रेन करना है और रन करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए हैं। एक LLM या जनरेटिव एआई मॉडल को डेवलप करने की जो कॉस्ट है वो $100 मिलियन से लेके $1 बिलियन तक है। और जब ये मॉडल बन जाते हैं तो इनकी डिप्लॉयमेंट भी एक एक्सपेंसिव टास्क है और इसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो है वो इम्पैक्ट आता है। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो ये जो 3 बड़ी लिमिटेशंस हैं, अगर हम इनको अच्छे तरीके से समझ लें और अंडरस्टैंड कर लें तो हम जो जनरेटिव एआई है उसके ऑप्टिमल पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। अगर आपको अपनी गलतियों का पता हो ना
तो फिर आपको जो है वो पता होता है कि यार इसको कैसे हमने अच्छाई के साथ बदलना है, तो रेक्टिफिकेशन भी होती है। तो ये रेक्टिफिकेशन से पहले ही बता रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, ताकि उसका अदराक पहले करके और उसका सद्देबाब किया जाए। सर ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये डिजिटल ग़ुलामी, कल एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जंग में, तो उन्होंने कहा डिजिटल ग़ुलामी अगर ये अब हम एक सीरीज़ करने जा रहे हैं, रिस्पेक्टेड ऑडियंस, हम एक सीरीज़ करने जा रहे हैं जिसमें डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो एक निशिस्त में तो ये पॉसिबल ही नहीं कि इतना बड़ा जो आप कह लें कि इनकलाब भर पाए और उसको हम समेट सकें। तो हम इंशाल्लाह आपके साथ गाहे बगाहे हाज़िरी देते रहेंगे और आपको ये जो बहरा मन फरमाते रहेंगे, आपको फैज़याब करते रहेंगे। AI, जेनेटिव AI, एंटरप्रेन्योरशिप, कोडिंग और इसी तरीके से बहुत सारी डिफरेंट जो इस्तेलाहात इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और ये इंडस्ट्री को हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो सर ये बताएं कि डिजिटल ग़ुलामी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ, ये डिजिटल ग़ुलामी कहते हैं, अगर हमने ये चीज़ें ना समझी तो पाकिस्तान या वो कंट्रीज़ कहते हैं दो तरह की दुनिया हो जाएगी, एक जिसके पास और दूसरा वो जो है वो डिजिटल ग़ुलामी करेगी जो इस चीज़ को अपने इनके साथ अपने आप को जस्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसके मतलब कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं हम्बली बस ये अर्ज़ करूँगा कि जो जनरेटिव AI है वो फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर रही है 3 चीज़ों को। नंबर 1, द वे यू वर्क, जैसे आप काम करते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। नंबर 2, द वे यू लर्न, जैसे आप सीखते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड थर्ड इज़ द वे यू क्रिएट, वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो जनरेटिव AI मॉडल है कोपायलट, उसको इंटीग्रेट किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। अब जो ट्रेडिशनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको यूज़ करना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसमें जो जनरेटिव AI मॉडल इंटीग्रेट हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करना नहीं जानते, आपको वो एफिशिएंटली यूज़ करना नहीं आता, तो आप इस टूल को ऑप्टिमल यूज़ नहीं कर सकते और जो भी आपका वर्क है या लर्निंग है या क्रिएटिविटी है उसमें आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये कहता हूँ कि जनरेटिव AI इज़ द न्यू लिटरेसी और हम इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म और सक्सेसफुल कैरियर चाहते हैं तो कॉन्टीन्यूस लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। आप देखें 2022 नवंबर में जो है पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल आया था और आज हम जनरेटिव AI मॉडल्स की बात कर रहे हैं और 2 साल और कुछ माह हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं कि विच इज़ समथिंग अमेजिंग। तो अगर हम ये दुनिया के साथ पेस नहीं रखेंगे और इन टेक्नोलॉजीज़ को नहीं सीखेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो हमारी एप्लीकेशंस हमारे ऑफिसेज़ में या हमारे एकेडेमिया में या डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रही हैं, उनमें जो बिग टेक कंपनीज़ हैं वो जनरेटिव AI को इंटीग्रेट कर रही हैं। जैसे मैंने कोपायलट की इंटीग्रेशन की एग्जांपल दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। की ऐड हो गई है, आप कह लें कि 40 साल बाद की ऐड हुई है उसके बोर्ड में, कीबोर्ड में। इसके साथ साथ जो बिग टेक कंपनीज़ हैं वो हैविली इन्वेस्ट भी कर रही हैं जनरेटिव AI में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेटा AI, जिसे हम फेसबुक कहते हैं, उन्होंने $65 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव AI में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हम देखें कि जो पैराडाइम शिफ्ट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और जनरेटिव AI बहुत तेज़ी से हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें इन हो चुकी है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करेगी द वे यू वर्क, लर्न एंड क्रिएट। तो अगर हम इसको नहीं सीखेंगे तो नो डाउट हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ज़बरदस्त सर, ये बहुत ही आपने एक्सलेंट बात की, क्योंकि कहीं ना हमारे पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज़ या वो हम तो बहुत बेहतर हैं, आप जैसे हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं हैं वहाँ पे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये बताएं कि ये किस तरीके से हम जो है ये टाइम फ्रेम कितना है, क्योंकि हम लोग आमतौर पे टेक्नोलॉजी आती ना तो लोग कहते हैं यार अभी टाइम लगेगा, कुछ नहीं होता, अभी तो मैनुअली चलेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मैंने एक जगह पे स्लोगन लिखा था AI के मुतालिक। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि ये जो हम लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया है अनसंग अचीवर्स, अपने रूटीन से हट के, हम भी ट्रेडिशन से हट के इधर आए हैं, इसकी भी वजह है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये 1 महीना फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है 2025 बड़ा क्रूशल है। दिसंबर 2025 में हो सकता है ऑल टुगेदर हम सब इस तरह पॉडकास्ट भी ना कर रहे हो, ये पॉसिबल है। और इसका मुझे बताएं कि किस तरह कितना टाइम रह गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी सीखना चाहिए।
बेसिकली या slow हो जाएं? एक चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जनरेटिव एआई है, ये जो पहले टेक्नोलॉजी आई है या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कह लें, उससे बहुत मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये लैंडलाइन फ़ोन बना था, ग्राहम बेल ने बनाया था, उसे पूरी दुनिया में वाइड स्प्रेड होने में 100 साल लगे। अच्छा। लेकिन जो स्मार्टफ़ोन है वो 2007 में पहला एप्पल ने लॉन्च किया था। और डॉक्टर जस्टिन अपनी टेड टॉक में कहते हैं कि 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जो 95% टीन्स हैं, नौजवान हैं, उनके पास स्मार्टफ़ोन है और वो ऑन एवरेज अराउंड 9 घंटे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कि जो एक आपका लैंडलाइन फ़ोन है उसे वाइड स्प्रेड होने में 100 साल लगे, लेकिन 15 साल के अरसे में स्मार्टफ़ोन उस लेवल पे स्प्रेड हो चुका है। और अगर अब आप देखें कि हमारे जो स्मार्टफ़ोन हैं उसमें जनरेटिव एआई के टूल्स एम्बेड हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्हाट्सएप देख लें तो उसमें मेटा एआई मौजूद है। इसी तरह से जो और भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट हैं तो उसमें चैट बॉट्स हैं। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आपकी जो है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आ रही हैं, और जो आपके ऑफिस में एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उनमें भी आ रही हैं। तो जो मैंने मुद्देबाना अर्ज़ की कि जनरेटिव एआई इज़ न्यू लिटरेसी, तो इसको सीखना भी ज़रूरी है और जल्दी सीखना भी ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जितनी स्पीड से ये आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। ये ना हो कि कभी देर हो जाए। तो जब देर हो जाती है तो फिर वो सवेर होना, आप कहते हो समझते हैं देर होने से सवेर हो जाएगी, लेकिन ये है कि वो सवेर भी देर हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया सर। आखिर में कोई हमें थोड़ा मैसेज देना चाहिए या कोई चीज़ अगर रह गई है, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं और हम आप ग्लोबली सोचते हैं और लोकली एक्ट करते हैं, तो कोई आप ऐसी चीज़ बताना चाहें और फ्यूचर के अगर हमारा प्लान बताना चाहें ये सीरीज़ का, जो हम लोग एआई की जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस और उसकी एप्लीकेशन और उसकी हम चाहते हैं कि कबूलियत ज़्यादा बढ़े नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो वो हमें थोड़ा सा प्लान या वो हमें डिस्कस कर दें ताकि ये लोग, हमारी जो रिस्पेक्टेड ऑडियंस है, ये इनको पता लगे कि अभी कहानी बाकी है। मैं इसमें 3 हम्बल सजेशंस दूंगा। नंबर 1, एआई ट्रेनिंग्स हमें प्लान करनी चाहिए, डिज़ाइन करनी चाहिए और एग्जीक्यूट करनी चाहिए एआई ट्रेनिंग्स मैसिव लेवल पे, और हम उसमें जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लोग हैं उनको कॉन्टीन्यूसली अपडेट करें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। तो एक तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि एआई ट्रेनिंग्स लॉन्च हों और लोग उनसे सीखें और अपनी नॉलेज को और स्किल्स को कॉन्टीन्यूसली अपडेट करें। जो दूसरी हम्बल सजेशन है वो ये है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लाइजॉन मजबूत होना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस टेक्नोलॉजी ने जितनी तेज़ी से एडवांसमेंट की है उसकी वजह से एकेडेमिया और इंडस्ट्री में बहुत गैप आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे ने 2020 में बीएस कंप्यूटर साइंस अंडरग्रेड शुरू किया और 2024 में उसने कंप्लीट किया, तो आप देखें नवंबर 2022 में पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल आया और 2024 तक कितनी मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। तो अब वो बच्चा जो एकेडेमिया में कंटेंट पढ़ रहा है वो तो सारा आउटडेटेड हो जाएगा अगर वो कंटेंट कॉन्टीन्यूसली अपडेट ना हुआ और उस बच्चे ने जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो, उनसे एआई ट्रेनिंग्स नहीं ली तो वो जॉब मार्केट में फ़ेल हो जाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एकेडेमिया और इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग लाइजॉन क्रिएट करें। उसमें 2 मेरी हम्बल सजेशंस हैं। नंबर 1 कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में, एमफिल और पीएचडी के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, और वो यहाँ पे एकेडेमिया के लोगों को दें और जॉइंटली उनको एग्जीक्यूट करें। और दूसरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जो लेटेस्ट टूल्स आते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एलएलएम और जनरेटिव एआई को डेवलप करने में 100 मिलियन से $1 बिलियन के पैसे लग रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने इसका रिटर्न भी लेना है जी। तो जो इंडस्ट्री है वो एकेडेमिया के लोगों को जो लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं उनकी ज़रा एक्सेस प्रोवाइड करे ताकि उनकी जो नॉलेज है वो कॉन्टीन्यूसली अपडेट होती रहे। और तीसरी हम्बल सजेशन ये है कि कोलैबोरेशंस और कंसोर्शियम बनाए जाएं आईटी कंपनीज़ के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आईटी कंपनीज़ जो स्पेशलाइज्ड नहीं है जनरेटिव एआई में,
वो उन कंपनीज़ के साथ कंसोर्शियम बना सकती हैं जो जनरेटिव एआई में एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ वो कंपनीज़ जो जनरेटिव एआई में एक्सपर्टीज़ रखती हैं वो भी कंसोर्शियम कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी स्पेशलाइज कर रही है पर्टिकुलरली टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, तो वो उस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है जो इमेज प्रोसेसिंग में स्पेशलाइज्ड है। और ये दोनों जब जॉइंटली काम करेंगी तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और दोनों को ग्रो करने का मौका मिलेगा। ज़बरदस्त। और ये सर, ये भी एक आपने जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की बात की है, अदर देन जो कंप्यूटर साइंस है, तो उनके लिए भी ये स्किल का ही दर्जा रखेगी ना। तो ये वो स्किल उनके लिए बताएं कि उनके लिए भी क्या सीखना चाहिए और ये चीज़ को किस तरह वो भी सीरियसली लें, आप वो थोड़ा पीछे रह गया ना जी। मैं स्टार्ट में ही जाऊंगा। हम जितने भी लोग हैं हम सारे ही लर्नर हैं, मैं भी, आप भी, और ये मौत तक सफ़र रहता है कि हम सीखते रहते हैं। और इंटरेस्टिंगली हम सबकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नीड है। कभी हमने किसी टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, कभी हमने किसी को टेक्स्ट को समराइज़ करना है, कभी हमने कोई डेफिनेशन ढूंढनी है, कभी हमने कोई प्रोसेस फाइंड आउट करना है। तो हमारे जहनों में हर वक्त मुख्तलिफ सवालात हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको सीखना है। और इंफॉर्मेशन नीड को फुलफ़िल करने के लिए मैंने स्टार्ट लिया था सर्च इंजन से, फिर उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डिस्कस किया और फाइनली वी हैव जनरेटिव एआई मॉडल्स। तो अगर आप किसी भी डोमेन के स्टूडेंट हैं तो इंफॉर्मेशन नीड तो आपकी है, और उस इंफॉर्मेशन को जो फुलफ़िल करने के लिए जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास क्रिएटिव कोड है, वो जनरेटिव एआई है। और जैसे मैंने कंपैरिजन दिया कि जनरेटिव एआई इज़ मच पावरफुल, मच एक्सप्रेसिव एंड मच स्ट्रॉन्गर दैन सर्च इंजन्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगा कि हम इसको थोड़ा सा रैप अप करते हैं आज के लिए। और मैं बड़ा मशकूर हूँ सर, मैं ये हमारे पास आए, इतना कीमती वक्त दिया। मैं आपको बताऊँ, ये ऑलरेडी ही अपनी जो है ना लोगों की इंटरनेशनली भी और नेशनली भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या लिंक्डइन हो। लिंक्डइन आपको पता है वो प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये डिफरेंट पोस्ट भी करते हैं, अपने लेक्चर्स भी दे रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और उसमें बाकायदा Q&A सेशंस रखवाते हैं, उसमें लाइव जाते हैं। तो और क्या चाहिए हमें, बस सिर्फ रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो यूथ है और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनको अपडेट रहना है। बस जो मुझे समझ में आया, अपडेट रहना, और अपडेट वीकली बेसिस पे नहीं, अपडेट डेली बेसिस पे नहीं, अपडेट आर्ली बेसिस पे नहीं, अपडेट लम्हा बलम्हा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि दुनिया अब जो 100 साल में टेलीफोन आया, 15 साल में आपका स्मार्टफोन, और अब अगर आप कैलकुलेट करें उसी को रेशो को देख लें तो सालों में, चुटकियों में दुनिया के अंदर इनकलाब आ गए। तो एक चीज़ बड़ी आमद है ये जनरेटिव एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो हमारी जो यंग लॉट है ना, वो है भी तो 10 करोड़ के करीब है तकरीबन। ये आप कह लें कि 15 से लेके 34 साल तक के जो नौजवान है ना, हमारे पाकिस्तान में भी और बाहर भी, और हम 5th लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन पर मुश्तमिल हैं। तो उनका इंटरेस्ट की बात यह है कि वो उनके लिए क्या इसके अंदर मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट्स हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो सीख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने हाथ शेक हैंड कर लेते हैं। तो शेक हैंड करने से वो कह रहे हैं कि हमें रिटर्न क्या होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर हम जनरेटिव एआई को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ फाइंडिंग द राइट वर्ड्स। आपने ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना है कि जो आप अपने जनरेटिव एआई मॉडल या LLM को दें तो वो आपको आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करके दे दे। ग्लासडोर और जिप रिक्रूटर्स के मुताबिक US में 2024 में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जो माहाना औसतन तनख्वाह थी वो $5,000 से $14,000 के दरमियान थी, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल सेट। और जो जनरेटिव एआई इंजीनियर है उसमें क्योंकि मज़ीद आपको टेक्निकल डेप्थ और नॉलेज चाहिए होती है तो उसकी सैलरी इससे भी ज़्यादा है। तो अगर हम इन स्किल्स को सीखते हैं और कॉन्टीन्यूसली अपनी नॉलेज को और स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं तो हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।
सर ये इससे एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आता है, मैं क्योंकि मैं अवामी बंदा हूँ, मेरी कोशिश होती है क्योंकि ओबी और एचआर हमारा एरिया है, साइकोलॉजी भी देखते हैं। मुझे ये बताएं कि एक तकरीबन कुछ 3 महीने पहले कराची का एक बहुत बड़ा उन्होंने एक सेटअप बनाया है, वो लोग बच्चों को ना 6वीं 7वीं में ही वो इन्होंने एक स्कूल बनाया, वहीं से वो उनको ना कंप्यूटर लिटरेसी देने लग जाते हैं और उसको फिर जो है ना वो फ्रीलांसिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो मुझे ये वो कह रहे थे कि आप मेरी एक बात मान लें, तमाम बच्चों तमाम लोगों और पेरेंट्स को भी कहा कि जो आप एआई है ना या चैट जीपीटी, इसका सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और आपको पता है कि अभी भी हमारे आधे स्टूडेंट जो है ना, वो मैं देखता हूँ वो कहते हैं हम चैट जीपीटी पे तो अभी गए ही नहीं हैं, हमें तो लिंक्डइन का भी नहीं पता। तो मुझे ये बताएं कि ये इसके लिए भी थोड़ा सा इनको बताएं कि वाकई उन्होंने ठीक कहा था सुबह दोपहर शाम और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी इसमें जो हम्बल सजेशन है वो ये है कि जो जनरेटिव एआई है, इसके जो फंडामेंटल्स हैं उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग है, और फंडामेंटल्स विल नेवर चेंज। हम अगर किसी भी टेक्नोलॉजी पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं, तो 3 चीज़ों पे हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए। नंबर 1, उसके फंडामेंटल्स हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। नंबर 2, जो उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट है वो भी हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, और हमें हर स्टूडेंट को इनेबल करना चाहिए कि वो फंडामेंटल और स्टेट ऑफ द आर्ट के साथ अपनी क्रिएटिविटी को ब्लेंड कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी 1 वीक पहले मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई और उनकी पीएचडी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो उन्होंने 2019 में मुझसे मशीन लर्निंग पढ़ी थी। तो वो फरमाने लगे कि सर आपने मशीन लर्निंग के कोर्स में हमें जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट दिए, जो असाइनमेंट्स दिए, उसमें आपने हमें फंडामेंटल्स और स्टेट ऑफ द आर्ट का ब्लेंड दिया, और साथ साथ हमें इनकरेज किया कि हम अपनी क्रिएटिविटी को भी उसमें ऐड करें। तो वो फरमाने लगे कि मेरी पीएचडी में वो जो 2019 में फंडामेंटल्स और स्टेट ऑफ द आर्ट मैंने पढ़े थे मशीन लर्निंग के और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, उन्होंने थ्रू आउट मुझे मेरी पीएचडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। टू समराइज़, अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसके फंडामेंटल्स पे ग्रिप होनी चाहिए, उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट की हमें जो है एफिशिएंसी होनी चाहिए, और हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी को भी ऐड कर सकें। ज़बरदस्त 3 चीज़ें मिल गई हमें कि आपकी बुनियादें वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बुनियाद यानी उसकी बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये मशीन लर्निंग है, इसकी ये भी लैंग्वेजेस हैं ज़बान, और ज़बान जो है ना उसके अंदर बहुत बड़ी वोकैबुलरी होती है। अगर एक ज़ुबान आ जाती है ना तो आपको कहा जाता है कि वो जो दुनिया भर की वोकैबुलरी जो उसके अंदर जितना भी नॉलेज है उस तरफ आपको एक्सेस हो जाती है। तो एक तो एक्सेस लेनी पड़ेगी ताकि आपकी जो लिटरेचर है उसके, बल्कि पूरी दुनिया का लिटरेचर अब तो एआई में डाल दिया गया है। तो इसलिए सुबह दोपहर शाम कहा गया था, लेकिन सारे बड़ी ज़बरदस्त बात है, बेसिक प्लस स्टेट ऑफ द आर्ट पढ़ते रहें, देखते रहें, सर को सुनते रहें, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनते रहें, और तीसरा क्रिएटिविटी, कट कॉपी पेस्ट नहीं, रेप्लिका नहीं बनाना। वो कहते हैं ना कि वो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी देनी पड़ेगी, जिद्दत, नई चीज़, वरना जहाँ हैं हम लोगों के लोग बैठे रहेंगे। 25 करोड़ लोग हैं, अमेरिका ने रेस शुरू की थी, चाइना दूसरे नंबर पे आ गया उसके मुकाबले में, इंडिया भी तैयारी कर रहा है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनको डाटा की एक्सेस ज़्यादा है, और इसके अलावा ये लोग जो है ना इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है सर, इन्होंने पॉलिसीज़ भी बनाई। तो वो हम इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड में कुछ सस्पेंस रख देते हैं, इस तरह के बहुत सारे सस्पेंस हैं। तो थैंक यू सो मच सर आज की पॉडकास्ट के लिए, और मुझे यकीन है रिस्पेक्टेड ऑडियंस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारा पहली पार्ट है, पहली किस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत के ऊपर, और ये मसनूई ज़हानत आपको नेचुरल ज़हानत, कुदरती ज़हानत का रास्ता दिखाएगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह सर, आप बहुत शुक्रिया सर, जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।